हाय कमर्शियल रियल एस्टेट को लेके व्हाट वी हैव सीन इज कि मैक्सिमम कंफ्यूजन रहता है कि हमें कमर्शियल रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहिए भी या नहीं करना चाहिए। अगर करना है तो हमें किस टाइप के प्रोडक्ट में करना चाहिए, हमें दुकान खरीदनी है, ऑफिस खरीदनी है, किस लोकेशन में खरीदनी है। रेजिडेंशियल एज अ रियल एस्टेट एसेट काफ़ी लोगों को क्लैरिटी मिल चुकी है, लेकिन कमर्शियल अभी भी काफ़ी अनएक्सप्लोर्ड है और लोगों को क्लैरिटी नहीं है। तो इस वीडियो को देखने के बाद यू विल हैव कंप्लीट क्लैरिटी ऑन कमर्शियल रियल एस्टेट, टेकिंग नोएडा सिटी एज एन एग्जाम्पल। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और कमर्शियल के बारे में बात करना इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो गया है क्योंकि एक तो काफ़ी लोग पैरेलल रेंटल इनकम बनाना चाहते हैं, सेकंड ये कि रेजिडेंशियल के प्राइसिंग इतने इंक्रीज हो चुके हैं कि काफ़ी लोग 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ के अपार्टमेंट में रेजिडेंशियल एज अ कैटेगरी में इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो वो क्लोज टू 1 CR की इन्वेस्टमेंट में कमर्शियल को कंसीडर कर रहे हैं। तो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं तो भी। इनफैक्ट अगर आप रियल एस्टेट में काम करते हैं या आपने ऑलरेडी कोई कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो आपको काफ़ी वैल्यू मिलेगा इस वीडियो से। तो सबसे पहले किसको कमर्शियल रियल एस्टेट खरीदना चाहिए, जैसा अपनी वीडियो में हमने पहले भी कई बार बताया है कि आप पहली रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट स्टिक टू रेजिडेंशियल एज अ कैटेगरी। अगर आप दूसरी या तीसरी को रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं तभी आप कमर्शियल को कंसीडर करें। और जैसा अपनी वीडियोस में हमने पहले भी बताया है कि 10 में से 2 या 3 ही ऐसे ऑप्शंस होते हैं कमर्शियल के जो लेने लायक होते हैं। बट इस चीज़ से कोई घबराने की जरूरत नहीं है कि आप कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट ही ना करें, आप करें लेकिन एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लें, क्योंकि काफ़ी लोग जिन्होंने मल्टीपल कमर्शियल रियल एस्टेट्स खरीदे हुए हैं, अच्छे स्ट्रेस फ्री उनको पैरेलल रेंटल आ रहे हैं, तो आप देखेंगे कि उनको लाइफस्टाइल उनकी काफ़ी अपग्रेड हो जाती है। सबसे पहले पॉइंट में आप ये अंडरस्टैंड करें किसी भी कमर्शियल प्रोजेक्ट को हिट होने के लिए 3 चीज़ें चाहिए। पहला कि वो जिस लोकेशन में है उसके आसपास काफ़ी भीड़ हो, सेकंड उस भीड़ की अच्छी हाई पेइंग कैपेसिटी हो, और थर्ड उसी तरह के प्रोजेक्ट का कंपटीशन कम हो। तो जैसा आप शायद जानते ही होंगे कि नोएडा एज अ सिटी के अंदर हार्डली अंडर 4% लैंड ही है। अगर आप मास्टर प्लान देखेंगे नोएडा का तो कितना रेजिडेंशियल है, कितना कमर्शियल, कितना इंडस्ट्रियल, कितना ग्रीन है, तो आप देखेंगे कमर्शियल का लैंड एलोकेशन अंडर 4% है। मेरा पहला सजेशन है, अगर आप कमर्शियल रियल एस्टेट प्लान कर रहे हैं देन स्टिक टू नोएडा एज अ सिटी। यू कैन स्किप नोएडा एक्सटेंशन, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे, लेकिन कुछ बहुत सिलेक्टेड ऐसे ऑप्शंस हैं जो अगर आप नोएडा से बाहर भी इन्वेस्ट करेंगे तो अच्छे थे। जैसे ASYXP आया था यमुना एक्सप्रेसवे पे, वहां पे स्पेसिफिकली स्टूडियो अपार्टमेंट। नोएडा एक्सटेंशन के अंदर अगर कोई सोसाइटी के अंदर आपके पास अच्छी लोकेशन की आपको दुकान मिल रही है एट द राइट प्राइस, नोएडा एक्सटेंशन के अंदर कुछ 50, 55, 60 लाख रुपए की रेंज में 30, 35 हज़ार रुपए के रेंट के साथ स्टूडियो अपार्टमेंट की भी ऑप्शंस हैं। कुछ ही ऐसे लिमिटेड ऑप्शंस हैं जो आपको नोएडा के बाहर थोड़े ठीक मिलेंगे, लेकिन अगर आप ओवरऑल मुझसे पूछेंगे आई विल रिकमेंड टू स्टिक टू नोएडा एज अ सिटी। और नोएडा की लोकेशन में अगर हम 2 मेन रोड्स की बात करें जो लाइफलाइन रोड्स हैं नोएडा की, एक नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे स्टार्टिंग फ्रॉम महामाया फ्लाईओवर टिल परी चौक, सेकेंड विश्वकर्मा रोड जो सेक्टर 62 से स्टार्ट होती है फ्रॉम NH24 और वो नोएडा एक्सप्रेसवे तक आती है जहां स्काई मार्क करके कमर्शियल है। अगर आप इन 2 मेन रोड्स के आसपास कोई कमर्शियल लेंगे देन यू विल नॉट गो रॉन्ग। और एक तीसरा भी काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट रोड बन जाएगा आने वाले टाइम में नोएडा का, वो रहेगा FNG। अब नेक्स्ट आप ये अंडरस्टैंड करें कि आप कमर्शियल में 3 चीज़ें खरीद सकते हैं, एक दुकान, एक ऑफिस और एक स्टूडियो अपार्टमेंट। और इन तीनों तरह के ऑप्शंस में 3 तरह का आप ऐसा माने कि लीज का अरेंजमेंट रहता है। पहला, आप चाहे दुकान लें, चाहे ऑफिस लें, चाहे स्टूडियो लें, पहला ये है कि आप लॉकेबल कमर्शियल ले रहे हैं जिसका लीजिंग राइट आपके पास खुद है। सेकंड कि आप लॉकेबल ले रहे हैं चाहे दुकान, चाहे ऑफिस, चाहे स्टूडियो, जिसका लीजिंग राइट डेवलपर के पास है। और थर्ड है वर्चुअल। अब नेक्स्ट पार्ट में आपको हम पॉइंट्स में बताते हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें माइंड में रखनी है बिफोर सेलेक्टिंग द प्रोजेक्ट। पहला पॉइंट कि आपको किसी भी तरह का वर्चुअल कमर्शियल बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, और सिंपली वर्चुअल रियल एस्टेट वो जो आपको किसी भी सूरत में हैंड ओवर फिजिकल पोजेशन जिसका नहीं मिल सकता। सेकेंड पॉइंट है ईज ऑफ लिक्विडिटी को लेके कि कितना जल्दी आप कमर्शियल को बेचेंगे अगर तो कितना जल्दी सेल हो जाएगा। तो बिटवीन ऑफिस एंड स्टूडियो एंड दुकान, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो, अगर उसका लीज मॉडल लॉकेबल विद लीजिंग राइट विद द ओनर है, यानी कि आपने चाहे दुकान खरीदी है चाहे आपने ऑफिस खरीदा है जिसकी ताला चाबी आपके पास है, तो इस तरह का कमर्शियल ज़्यादा लिक्विड होगा हमेशा, क्योंकि ऑब्वियसली उसको बेचते टाइम सिर्फ इन्वेस्टर ही उसका बायर नहीं होगा, इनफैक्ट कोई एंड यूजर भी आपकी उस प्रॉपर्टी को खरीद सकता है। जैसे जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, एक IT कमर्शियल जिसके अंदर लेट्स से किसी अच्छी कॉर्पोरेट कंपनी को चढ़ा हुआ 2000 स्क्वायर फीट का ऑफिस जो 10,000 स्क्वायर फीट में कोई फॉर एग्जांपल ENY है टेनेंट, मैं आपको अगर ऐसा ऑप्शन दूं कि 2000 स्क्वायर फीट का एक लीज्ड ऑफिस है जिसके अंदर क्लोज टू 6 से 7% का रेंट आ रहा है वर्सेस एक 2000 स्क्वायर फीट का लॉकेबल ऑफिस जिसका लीजिंग राइट ओनर के पास है,
तो अगर आप दोनों तरह के एसेट को बेचने जाएंगे तो अगर आपको जो ऑलरेडी लीज है, जिसका लीजिंग राइट डेवलपर के पास है, ऑल्दो ज़्यादा अच्छा किराया भी मिल रहा है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टेनेंट भी है, लेकिन बेचते टाइम ज़्यादा जल्दी जो बिकेगा वो होगा जिसका लीजिंग राइट ओनर के पास है, क्योंकि उसको कोई आदमी सेल्फ यूज के लिए भी खरीद सकता है। लेकिन ईज ऑफ टेनेंट मैनेजमेंट एंड अश्योरेंस प्लस द क्वालिटी ऑफ टेनेंट, ये ज़्यादा बेहतर आपको उस एसेट में मिलेगा जिसमें लीजिंग राइट डेवलपर के पास है, क्योंकि आप टॉप एमएनसी या टॉप रिटेल के अंदर टेनेंट खुद नहीं ला पाएंगे। तो अगर आपने ऐसी कोई दुकान ली है फॉर एग्जांपल जिसका लीजिंग राइट डेवलपर के पास है और वो किसी अच्छे टेनेंट को ले आया, या आपने कोई ऑफिस लिया है जिसका लीजिंग राइट डेवलपर के पास है, वो किसी अच्छी एमएनसी को ले आया, एक बार रिलीज होने के बाद आप काफ़ी लंबे टाइम के लिए फ्री हैं, आपको टाइमली रेंट भी आता रहेगा। सो बेसिकली ये आपकी कॉल है कि आपको लीजिंग रेंटल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या आपको लिक्विडिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट में मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको इस तरह की शॉप नहीं खरीदनी है जहां पे इन फ्यूचर स्पेसिफिकली जो बड़े मॉल्स होते हैं, बड़े हाई स्ट्रीट कमर्शियल होते हैं, जहां पे इन फ्यूचर जो लीजिंग होगी वो रेवेन्यू शेयरिंग के अकॉर्डिंगली होगी। मतलब कि आजकल क्या है कि 10 हाई स्ट्रीट कमर्शियल 10 मॉल्स बन रहे हैं विद इन अ सिटी, और वो सारे डेवलपर अपने कमर्शियल के अंदर हल्दीराम और KFC और मैकडॉनल्ड्स और सारे ब्रांड्स को बुलाना चाहते हैं। तो अब क्या है कि ब्रांड्स के पास थोड़ी ज्यादा पावर आ गई है, तो इसलिए ब्रांड्स अब इस तरह के कमर्शियल के अंदर फिक्स रेंटल पे नहीं आ रहे हैं, वो रेवेन्यू शेयरिंग पे आ रहे हैं कि भाई हल्दीराम बस इसी ऑफर के साथ दुकान खोल रहा है कि मेरा जितना सेल होगा उसका 8% 10% मैं आपको रेवेन्यू शेयरिंग दूंगा। 1 करोड़ की सेल होगी तो 8 लाख रुपए किराया दूंगा, अगर 10 लाख की सेल होगी तो 80,000 रुपए किराया दूंगा। तो आपको एज एन इन्वेस्टर इस तरह के कमर्शियल शॉप नहीं खरीदनी है जहां पे इन फ्यूचर रेंटल का या लीज का जो मॉडल रहेगा वो रेवेन्यू शेयरिंग रहेगा। और इसके मल्टीपल एग्जांपल्स हैं, जैसे एक फूड कोर्ट है, मैं प्रोजेक्ट का नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन एक फूड कोर्ट है जहां पे डेवलपर ने बोला कि मैं 3 साल तक 80 रुपए पर स्क्वायर फीट आपको लीज गारंटी देता रहूंगा, और लोगों ने वहां 16,000 17,000 रुपए पर स्क्वायर फीट के अंदर वो फूड कोर्ट के अंदर दुकान खरीदी। और डेवलपर का ये मॉडल था कि 3 साल बाद आपको एक्चुअल किराया मिलना शुरू हो जाएगा। तो प्रॉब्लम क्या है कि जब एक्चुअल वहां पता किया कि वो एक्चुअल टेनेंट से किराया कितना आ रहा है तो 40-50 रुपए पर स्क्वायर फीट ही आ रहा है। एक बार लीजिंग गारंटी खत्म हुई डेवलपर की तो आपको 50-55 रुपए पर स्क्वायर फीट का रेंट आ रहा होगा। तो आपकी दुकान अगर आप बेचना चाहोगे उस फूड कोर्ट की तो आपकी तो 11,000 रुपए पर स्क्वायर फीट की बिकेगी, क्योंकि एट द एंड कमर्शियल का रेंट ही डिसाइड करेगा कि उसका प्राइस क्या है, विच शुड नॉट क्रॉस क्लोज टू 6 से 7% का ROI। नेक्स्ट पॉइंट में हम बात करेंगे, अगर आप ऑफिस में कोई इन्वेस्टमेंट प्लान करेंगे, ऑफिस काफ़ी अंडर वैल्यूड भी हैं। अगर आप रेंट वर्सेस प्राइस देखेंगे इन फ्यूचर, अगर 80 रुपए पर स्क्वायर फीट का रेंट हो जाएगा किसी ऑफिस स्पेस का, तो ऑटोमेटिकली 6% रिवर्स ROI से उसका प्राइस शुड बी क्लोज टू 16,000 रुपए पर स्क्वायर फीट, और 9,000 9,500 10,000 रुपए पर स्क्वायर फीट के अंदर बहुत अच्छे ऑप्शंस आपको ऑलरेडी मिल रहे हैं। तो ऑफिस एक ऐसा कमर्शियल रियल एस्टेट है जहां पे एप्रिसिएशन का भी काफी स्कोप है। प्लस ऑफिस के अंदर रेवेन्यू शेयरिंग जैसा कुछ भी लीज मॉडल नहीं होता है, ऑल्दो दुकानों में भी ऐसे ऑप्शंस होते हैं, अभी आएंगे उसके ऊपर, लेकिन ऑफिस के अंदर तो कोई भी रेवेन्यू शेयरिंग का मॉडल होता ही नहीं है, हमेशा फिक्स रेंटल्स ही होते हैं। तो अगर आप ऑफिस में प्लान करेंगे इन्वेस्टमेंट, देन स्टिक टू नोएडा, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे एज अ माइक्रो मार्केट। सारी टॉप एमएनसीज मेजरली इसी बेल्ट में आएंगी ड्यू टू इट्स कनेक्टिविटी टू दिल्ली, अपकमिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑन यमुना एक्सप्रेसवे एंड FNG एज वेल। FNG आप देखेंगे काफी गेम चेंजर रहेगा, बहुत डिले हो चुका है ऑलरेडी, लेकिन अब लग रहा है कि नेक्स्ट 2-3 इयर्स इट शुड गेट कंप्लीटेड। और ऑफिस भी जो आप लें, दैट प्रोजेक्ट दैट बिल्डिंग शुड बी ग्रेड A, टॉप क्वालिटी होनी चाहिए, क्योंकि जितने भी टॉप कॉर्पोरेट्स, टॉप एमएनसीज हैं, उनकी भी अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, वो किस तरह के IT कैंपस के अंदर अपना ऑफिस खोलेंगे, तो जो बेस्ट होंगे सिर्फ उसी के अंदर आपको जाना चाहिए। एंड स्टिक टू नोएडा, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे एज अ माइक्रो मार्केट, जैसे मैंने आपको पहले बताया। नेक्स्ट, अगर हम कमर्शियल स्टूडियो अपार्टमेंट्स की बात करें कि जहां पे कोई कमर्शियल प्लॉट के ऊपर नीचे रिटेल है और ऊपर इस तरह के स्टूडियो अपार्टमेंट्स हैं, तो स्टूडियो अपार्टमेंट की सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये रहता है कि इनकी रेंटेबिलिटी इज वेरी हाई, हमेशा किराए पे चढ़े ही रहते हैं, क्योंकि मल्टीपल टेनेंट्स हो सकते हैं स्टूडियो के। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो इंडिविजुअल प्रोफेशनल्स हैं, किसी दूसरे शहर में रहते हैं और यहाँ पे प्लग एंड प्ले स्टूडियो अपार्टमेंट उन्होंने किराए पे लिया है विद ऑल दी सर्विसेज। होटल चेन्स, नए हॉस्पिटैलिटी स्टार्टअप्स भी हैं जो ऑपरेटर की तरह 20, 50, 100, 200 स्टूडियोज किराए पे ले लेते हैं और उसको डेली बेसिस पे होटल की तरह चलाते हैं, Airbnb और अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे लिस्ट करते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर इंडिया डेवलप होगा तो कहीं ना कहीं वो वेस्टर्नाइज्ड ही होगा, और मुझे ये भी लगता है कि अगर इंडिया डेवलप होगा तो कहीं ना कहीं कल्चर भी वेस्टर्नाइज्ड होगा, काफ़ी लोग शादियाँ भी नहीं करेंगे, काफ़ी डाइवोर्सेस भी बढ़ेंगे इन फ्यूचर। तो
इस तरह के स्टूडियो अपार्टमेंट्स की मुझे लगता है कि रिक्वायरमेंट हो सकती है आने वाले टाइम में, कि ऐसे काफ़ी लोग क्रिएट हो जाएंगे जिनकी मंथली इनकम 3 लाख 4 लाख 5 लाख रुपए महीना है, लेकिन वो ना शादी कर रहे हैं, तो उनको बड़े 2 3 4 बेडरूम अपार्टमेंट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो रहने वाले फॉर एग्जाम्पल लखनऊ के, नोएडा में जॉब कर रहे हैं और उन्होंने इस तरह के स्टूडियो अपार्टमेंट रेंट पे ले रखे हैं, तो इस तरह के भी टेनेंट्स होंगे। तो रेंटेबिलिटी ऑफ स्टूडियो इज़ वेरी हाई। अगर आप बिटवीन स्टूडियो, ऑफिस एंड दुकान देखेंगे, तो अगर आपको ऐसा कमर्शियल प्लान करेंगे कि भाई किराया कम आए या किराया ज़्यादा आए, मेरा किराया लेकिन रुकना नहीं चाहिए, तो आप स्टूडियो को कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में मैं आपको ये बोलूँगा कि डू नॉट बाय शॉप एट एग्जॉर्बिटेंटली हाई प्राइसेस के रेंट एक्सपेक्टेड है। देखो क्या होता है, कई बार ना फ्यूचर का प्राइस, फ्यूचर का एप्रिसिएशन को डेवलपर्स या बाजार या मार्केट आज ही फैक्टर इन कर लेता है। जैसे काफ़ी लोगों को रियलाइज़ हो गया कि ग्राउंड फ्लोर की दुकान की अच्छी डिमांड है, तो प्राइस पहुंचा दिए 35,000, 40,000, 45,000, 50,000 रुपये पर स्क्वायर फीट, बट रेंट्स जो हैं वो 150 रुपये, 125 रुपये, 250 रुपये पर स्क्वायर फीट से नहीं ज़्यादा इंक्रीज हो पाए। तो जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि नोएडा एक्सटेंशन के अंदर फॉर एग्जांपल गैलेक्सी का मॉल है, वहाँ पे 10-11 हज़ार रुपये में ऑफिस मिल जाता है। मैं वैसे सजेस्ट नहीं कर रहा कि नोएडा एक्सटेंशन में ऑफिस खरीदना चाहिए, बट 10-11 हज़ार रुपये में ऑफिस मिल जाता है। वहाँ पे फर्निश्ड ऑफिस का क्लोज टू 45-50 रुपये पर स्क्वायर फीट का रेंटल है, यानी कि अगेन वो 6% रिवर्स ROI का कैलकुलेशन। स्टूडियो अपार्टमेंट आप लोगे 10-11 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट का प्राइस है और वही 40-45-50 रुपये पर स्क्वायर फीट के आसपास का रेंटल प्लस। बट वहीं अगर आप ग्राउंड फ्लोर की दुकान की बात करेंगे तो प्राइस पर स्क्वायर फीट इज क्लोज टू 35,000 रुपये और रेंटल्स आर क्लोज टू 100-125 रुपये पर स्क्वायर फीट। तो यहाँ तो मैच ही नहीं कर रहा, तो रेजिडेंशियल वाला रेंटल आ रहा होगा, तो ऐसे क्यों ही कोई खरीदेगा। तो शॉप आप उसी प्रोजेक्ट में, उसी लोकेशन में खरीदें जहाँ पे उसका प्राइस और वहाँ के आसपास का सेम कैटेगरी के रियल एस्टेट का रेंटल्स मैच होता हो। और जैसा मैंने आपको ये बताया कि फ्यूचर का एप्रिसिएशन का फैक्टर इन लोग आज ही कर लेते हैं। जैसे द्वारका एक्सप्रेसवे है, जब द्वारका एक्सप्रेसवे का इनॉग्रेशन हुआ तो कोई प्राइस का इफेक्ट नहीं आया, क्योंकि ऑलरेडी फैक्टर इन कर लिया था। अब काफ़ी चीज़ें यमुना एक्सप्रेसवे पे भी ऐसी आ रही हैं जो एयरपोर्ट के बनने के बाद का जो प्राइस होना चाहिए, वहाँ पे जॉब्स जब क्रिएट हो जाए तब जो प्राइस होना चाहिए, वो डेवलपर्स आज ही मांगने लग रहे हैं। तो चलो इस चीज़ को हम कभी डिटेल में और बात करेंगे कि कैसे फ्यूचर का प्राइस को आज ही फैक्टर इन कर लिया जाता है। लेकिन कमिंग बैक टू शॉप्स, तो आप प्राइसिंग और रेंटल का जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बोलूँगा कि एश्योर्ड रिटर्न नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है। जहाँ पे भी इस तरह की गिमिकी स्कीम्स हैं कि आप इतना पैसा दें आपको इतना एश्योर्ड रिटर्न मिलेगा, आप मान के चलें कि वो प्राइस में लोड करके ही आपका ही पैसा आपको दिया जाता है, तो आप थोड़ा देसी होके कमर्शियल को खरीदें कि भाई ये मेरी दुकान है, इतने बाय इतने की दुकान है, यहाँ लोकेटेड है, यहाँ इतनी भीड़ भाड़ है, ये इस पर्टिकुलर दुकान की इस प्रोजेक्ट के अंदर लोकेशन है, आसपास कितने लोग हैं, उनकी क्या पेइंग कैपेसिटी है, कितना रेंट चल रहा है। आप इसी तरीके से अंडरस्टैंड करें। बिल्डर क्या आपको ऑफर कर रहा है, इतना एश्योर्ड रिटर्न दूंगा, इतना लीज गारंटी दूंगा, उन गिमिकी स्कीम्स को आप कंसिडर ना करें। और नेक्स्ट पॉइंट में मैं आपको बोलूंगा कि कमर्शियल के अंदर पर्टिकुलर यूनिट जो आप खरीद रहे हो, अगर आपने ऑफिस खरीदा, अगर वो नोएडा एक्सप्रेसवे फेसिंग है या वो बाहर का फेसिंग है, अगर आपने कोई दुकान खरीदी वो रोड फेसिंग है, कॉर्नर है, पीछे की है, तो लोकेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर यूनिट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर उसके लिए आपको एडिशनल 5% 10% PLC देनी पड़े, तो आप वो PLC देके हमेशा टॉप यूनिट ही लें। तो टू समराइज, आई थिंक आपको एक क्लैरिटी मिल गई होगी कि आपको अगर नोएडा में कमर्शियल लेना है तो आपको किस लोकेशन में लेना चाहिए, किस किस तरह के कमर्शियल होते हैं, किस किस तरह का रेंटल का अरेंजमेंट होता है। लॉकेबल है लीजिंग लेकिन बिल्डर करके देगा, लॉकेबल है लेकिन मैं खुद अपने आप उसका लीजिंग राइट ओन करता हूं। तो आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। अगर आप कुछ इस तरह से प्लान कर रहे हैं कि भाई मैंने अगर 80 लाख 70 लाख 1 करोड़ के आसपास की इन्वेस्टमेंट करी है, तो मुझे 50-60 हज़ार रुपये का किराया लेकिन आता रहे, चाहे किराया कम हो चाहे ज़्यादा हो, लेकिन किराया रुके नहीं, तो स्टूडियो रेंटेबिलिटी के एस्पेक्ट से ज़्यादा अच्छा होता है। अगर आप ऐसा कमर्शियल भी प्लान कर रहे हैं कि उसके अंदर एप्रिसिएशन हो और कल को आप बेचना भी चाहें तो ईजिली जल्दी लिक्विड हो कंपैरेटिवली, और अगर थोड़ा बहुत टेनेंट का मैनेजमेंट खुद करना पड़े, टेनेंट खुद ढूंढना पड़े, खुद एफर्ट करने पड़े, तो वो कर सकते हैं। तो आपको हमेशा लॉकेबल विद लीजिंग राइट विद दी ओनर लेना चाहिए। तो इन शॉर्ट आई होप कि आपको काफ़ी क्लैरिटी कमर्शियल रियल एस्टेट को लेकर इस वीडियो से आई होगी। और नेक्स्ट पॉइंट में आपको मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि जिस भी बिल्डर का आप कमर्शियल खरीद रहे हैं, उसका पास में कमर्शियल को डिलीवर करना, अच्छे टेनेंट को लाना, अच्छे तरीके से उस बिल्डिंग को मेंटेन करना, उस कमर्शियल मॉल, हाई स्ट्रीट, व्हाटएवर इट इज को अच्छे तरीके से मेंटेन करने का अच्छा मल्टीपल बार ये करने का एक्सपीरियंस हो। सो लास्टली मैं आपको सोच रहे थे हम पहले कि हम आपको बेस्ट स्टूडियो के ऑप्शंस बता दें कि कौन से ऐसे 2 ऑप्शंस हैं हमारी नज़र में जो बेस्ट हैं, कौन से ऐसे 2 या 3 ऑप्शंस हैं ऑफिस के जो बेस्ट हैं, कौन से दुकान के अंदर ऐसे बेस्ट ऑप्शंस हैं। लेकिन हमने फिर कस्टमर्स ने भी हमें ऐसा फीडबैक दिया, हमारी टीम ने भी हमें ऐसे फीडबैक दिया कि हमें प्रोजेक्ट के नाम थोड़े कम लेने चाहिए वीडियोज़ में, क्योंकि
कई बार हमें भी नहीं पता होता कि हमारी वीडियो की रीच कहाँ होती है और उसका क्या इम्पैक्ट, जिसने कुछ ऐसा कमर्शियल खरीदा जिसके बारे में हमने कुछ गलत बोल दिया फॉर एग्जांपल, तो उसका इफेक्ट कई बार उनके ऊपर भी आ जाता है। किसी को अच्छा बोल दिया उसका भी इफेक्ट आ जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर हैं हम, हमारी वीडियोस हमने जो बोल दिया वही बिकता है या हम जो मना कर रहे हैं वो नहीं बिकता है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जस्ट हम उस चीज़ को थोड़ा सा कंट्रोल करेंगे कि प्रोजेक्ट के नाम थोड़ा कम लें कंपैरेटिवली कॉमन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। लेकिन जो लोग आप मतलब सीरियसली हमने हमेशा प्रोजेक्ट के नाम लिए हैं, पास्ट में जो अच्छे हैं वो भी, जो ख़राब हैं वो भी। चलो मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ। एक हमने पहले एक वीडियो में बोला था कि एक प्रोजेक्ट है नोएडा एक्सप्रेसवे पे, रेजिडेंशियल है, बहुत अच्छी लोकेशन है, बढ़िया साइजेस हैं बड़े, लेकिन कंस्ट्रक्शन क्वालिटी हल्की है इसलिए प्राइस इसका कम है। तो वहाँ से फ़ोन आ गया, कुछ ऊट पटांग की बात भी हो गई। लेकिन क्रक्स ये हुआ कि अब वो प्रोजेक्ट पूरा रीपेंट हो गया है। तो आप बताइएगा जिन लोगों को पता है कि हम किस प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं। अभी एक और वीडियो में कुछ बोला था, किसी एक प्रोजेक्ट के लिए उसका प्राइस बताया था, तो वहाँ से भी कुछ फ़ोन आया था। तो अब थोड़ा हम प्रोजेक्ट का नाम बताने से थोड़ा बचना चाहेंगे। लेकिन ट्रस्ट में इसलिए नहीं कि फ़ोन आएगा तो उनसे बात करने में या उस चीज़ को एड्रेस करने में प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि जिन कस्टमर्स ने जो चीज़ें खरीदी होती हैं उनको भी इफेक्ट पड़ जाता है उन चीज़ों का। सो फाइनली अगर आप किसी भी कमर्शियल रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट को प्लान कर रहे हैं, कुछ पैरेलल किराए बनाना चाहते हैं, अच्छे टिकट साइज़ के भी ऑप्शन है, अंडर 1 CR, अंडर मे बी क्लोज टू 60-70 लाख रुपीज़। बहुत ज़्यादा 4-5-6 करोड़ कमर्शियल में डालने का कोई फ़ायदा नहीं, अंटिल आप बहुत अच्छे रिच बैकग्राउंड से ना आते हो। लेकिन आपको काफ़ी पॉजिटिव और मेजरली नेगेटिव पॉइंट्स बताएं कि आपको क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो आपको ये नहीं सोचना है कि कमर्शियल हमें खरीदना ही नहीं है, बहुत रिस्की होता है। रिस्की उनके लिए है जो बिना सोचे समझे ही डिसीजन लेंगे, लेकिन जो सोच समझ के अच्छा प्रोजेक्ट, अच्छा यूनिट सेलेक्ट करेंगे उनको बहुत अच्छे रेंटल्स मिलेंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं फाइनली तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। वील मीट एंड वील टेल यू दी ऑप्शंस। सो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, अच्छा लगा होगा। अगर ऐसा है, मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एज वेल। सो दैट वाज इट फॉर टुडे, विल सी यू नेक्स्ट टाइम।